हेलो एवरीवन, नॉलेज सर्कल में आपका स्वागत है। आज मैं साइंस वाले पोर्शन में पोषण एवं स्वास्थ्य को डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, तथा सब्सक्राइब के पास वाले घंटी नुमा बटन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस पर मुझे अपने कमेंट जरूर दें, जिससे कि मैं आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित रहूं। आइए देखते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य। देखिए, जो भी हम भोजन करते हैं वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और शरीर के अंदर जो पचा हुआ भोजन है वो हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अधपचा या बिना पचा भोजन होता है वो एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो हम अपने दैनिक जीवन में भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हीं के बारे में हमारा डिस्कशन है ये। देखिए, एग्जाम्स में काफी प्रश्न आजकल ये बायोलॉजी वाले सेक्शन से पूछे जाने लगे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण भाग बन जाता है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, पोषक तत्व क्या होते हैं। सबसे पहले हम पोषक तत्वों पे आते हैं। देखिए, पोषक तत्व भोज्य पदार्थों में निहित उपयोगी रासायनिक घटक होते हैं, जिनका उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परम आवश्यक है। देखिए, पोषक तत्व ये नहीं कि अत्यधिक मात्रा में हो, केवल एक न्यूनतम अनुपात में या न्यूनतम मात्रा में इनका होना आवश्यक रहता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अधिक मात्रा में ये नुकसानदायक होते हैं। रासायनिक आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, पोषक तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला कार्बनिक पोषक तत्व और दूसरा अकार्बनिक पोषक तत्व। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। केवल ये पोषक तत्व हमारे भोजन में बहुत अल्प मात्रा में आवश्यक रहते हैं, चाहे वो विटामिन हो या खनिज लवण हो, तथा इनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। अब देखिए, पोषण क्या होता है। उन सभी क्रियाओं का कुल योग है जो भोजन के अंतःग्रहण। पोषण मतलब भोजन का पाचन जो हमारे शरीर में हो रहा है, पोषण जो किया जा रहा है, उन सभी क्रियाओं का कुल योग है जो हमारे शरीर जो भोजन के अंतःग्रहण। देखिए, अंतःग्रहण का मतलब भोजन का मुख के अंदर जाना, जो भोजन के अंतःग्रहण, पाचन और पचे हुए भोजन के अवशोषण और अपचित भोजन का के बहिष्कार से संबंधित है। देखिए, अंतःग्रहण होता है भोजन का मुख के अंदर जाना, जो हम मुंह में अंदर भोजन लेते हैं। पाचन, ये हमारे पेट के अंदर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो मुख से स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम चबा करके अंदर ले जाते हैं, और बाकी जो अंदर और इसकी प्रोसीजर जो है वो अंदर चलती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण। देखिए, जो भी हम भोजन खाते हैं उसका अवशोषण हमारे शरीर में होता है, यानी कि शरीर अपनी आवश्यकता के अनुसार उस भोजन से प्राप्त होने वाले रस को शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेज देता है। अवशोषण और अपचित भोजन के बहिष्कार, और जो खाना हम नहीं पचा पाते वो एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, के बहिष्कार से संबंधित है। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। देखिए, पोषण मुख्यतः दो प्रकार का बताया गया है। नंबर 1 स्वपोषण और नंबर 2 परपोषण। देखिए, स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो जीव हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे तथा कुछ एक कोशीय जीव जैसे यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास, बोल्वोकस आदि। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है एक कोशीय जीव कौन कौन से होते हैं। यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बोल्वोकस। इसके बाद में परपोषण क्या होता है। देखिए, परपोषण है कि जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं,
जैसे परजीवी, मृतोपजीवी जो मृत पदार्थों पर जीवित रहते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी दूसरों पर जीवित रहने वाले, एवं कीटाहारी एवं कीटों को खाने वाले। तो ये दूसरों से या दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये परपोषण कहलाता है। इसके बाद में आते हैं भोजन पे। देखिए, फूड, भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा कार्य वृद्धि, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। देखिए, हम देखते हैं कि हम दैनिक जीवन में जो भोजन खाते हैं वो हमारी आवश्यकता है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए। देखिए, हम भोजन नहीं खाएंगे, आप ये प्रैक्टिकल करके भी आपने देखा होगा कि हम 1 या 2 टाइम खाना नहीं खाते तो हमारी जो बॉडी है वो पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रहती है। तो हमें अपनी बॉडी को एक्टिविटी देने के लिए तो भोजन वह पोषक पदार्थ हैं जो किसी जीव द्वारा कार्य वृद्धि, मरम्मत और जीवन की क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। तो हमें अपने जीवन की दैनिक क्रियाओं को जो करना है वो भोजन के द्वारा ही संभव होता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा एवं उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। देखिए, भोजन में विटामिन ली जाती हैं, फ्रूट्स लिए जाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, वसा भी लेते हैं, जो हम फलों के द्वारा, अनाज के द्वारा, दूध के द्वारा किसी भी रूप में ले सकते हैं। कुल मिला के हमें अपने बॉडी को क्रियाशील बनाए रखना है। देखिए, भोजन के अवयव क्या क्या हैं। भोजन के अवयवों में भोजन के मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कार्बनिक पोषक तत्व। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, पानी और खनिज लवण और रेशा। इनमें जो पहले 5 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और पानी, ये आपके मुख्य हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, CH और O, जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात सामान्यतः 1:2:1 होता है। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात सामान्यतः 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट से विटामिन, खनिज व रेशे बखूबी मिलते हैं। रोटियां, फली, चावल, पास्ता तथा मांड युक्त सब्जियां जो होती हैं उनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आपसे पूछे जा सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किन किन में पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र जो CnH2O कोष्टक लगा के N है, जहां N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के बाद में शरीर में ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण 17 किलो जूल ऊर्जा या 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से हमें 17 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें 17 किलो जूल ऊर्जा या 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमारे भोजन की कुल मात्रा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमारे भोजन में जो 60 से 70% जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, हमारी बॉडी को, शरीर को, वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। आगे है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर का लगभग 1% भाग तैयार होता है। शर्करा अणुओं के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं। ये केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज,
फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज याद रखिएगा आपने। अगला है डाइसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड के दो इकाइयों से बने होते हैं, जैसे सुक्रोज चीनी, माल्टोज, लैक्टोज दुग्ध शर्करा। देखिए दूध में जो शर्करा पाई जाती है, प्रश्न पूछा जाता है इस पर, वो लैक्टोज है, और जो चीनी हम यूज करते हैं ये सुक्रोज है, और फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। फलों में अधिकांशतः फ्रक्टोज पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड्स ये बहुत ही मोनोसैकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत सी मोनोसैकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च आलू से, सेलुलोज स्टार्च ये आलू से है, ग्लाइकोजन जंतु यकृत में बनता है, और काइटिन आर्थ्रोपोडस के कवच के रूप में है। और ये अगला जो दिया आपको हेलोरिन अम्ल। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, देखिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट की क्या स्थिति है इसे देखते हैं। भोजन में पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट निम्न हैं। नंबर 1 सेलुलोज, यह ग्लूकोज का बहुलक है। यह पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। देखिए सेलुलोज पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज का पाचन मनुष्य में नहीं होता है तथा पौधे और जीव जंतु इसका पाचन कर सकते हैं। यह पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कपास एवं कागज शुद्ध सेलुलोज से बने होते हैं। कपास एवं कागज पूर्ण रूप से शुद्ध सेलुलोज से बने होते हैं। पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में सेलुलोज का पाचन होता है, लेकिन मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। देखिए हम लोग पत्ती वगैरह पौधे नहीं खा सकते, और ये जो जानवर हैं या जो पशु हैं ये पत्तियों के द्वारा अपना भोजन खा सकते हैं, तो इनके अंदर सेलुलोज का पाचन हो सकता है, और मनुष्य के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, तो मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता। अगला है शर्करा। यह मीठा क्रिस्टलीय सफेद व जल में घुलनशील पदार्थ है। मीठा क्रिस्टलीय सफेद तथा जल में घुलनशील पदार्थ है, जो मुख्यतः फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में तथा शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित रहती है। ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा जो हमारे शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इंसुलिन हार्मोन जो हमारे शरीर में निकलता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, तो इसको यह एकत्रित रखता है हमारे शरीर में। ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में रहती है तथा शरीर के अन्य भागों में यह वसा के रूप में संग्रहित रहती है। यकृत की ग्लाइकोजन शरीर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करती है। देखिए यकृत में जो ग्लाइकोजन पाई जाती है, जो संचित कर ली जाती है, वो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखती है। जब आवश्यकता पड़ जाती है कि जब ग्लूकोज कम हो जाता है तो ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में टूट जाता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज कम हो जाता है तो ग्लाइकोजन टूट करके पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है। चलिए अगला है स्टार्च। पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ है स्टार्च। पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ, देखिए पौधे स्टार्च को जो है वो एकत्रित रखते हैं, और स्टार्च का पाचन हमारे शरीर में मुख में हो जाता है। मुंह में स्टार्च का पाचन हमारे शरीर में होता है। रासायनिक रूप में यह एमाइलेज एवं एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है। एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है, जिनमें इनका अनुपात 1:4 होता है। देखिए रासायनिक रूप से जो स्टार्च होता है ये एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण होता है, जिसका अनुपात 1:4 होता है। तनु HCl द्वारा यह ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। देखिए जब हम स्टार्च लेते हैं और हमारे मुख में इसका पाचन होता है, इसके बाद हमारा भोजन शरीर के पेट के अंदर जाता है, और जहाँ HCl निकलता है पेट में, तो जहाँ इसका अपघटन जो है वो पेट में जाकर के HCl
जो अम्ल निकलता है उसके द्वारा हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत आलू, फलों में आपका केला है, आम है, अनाजों में चावल, गेहूं, मक्का है, शर्करा, गेहूं, मक्का, शर्करा में आपका शहद, गन्ना और चुकंदर, जो मीठा हम लेते हैं उसमें शहद, गन्ना और चुकंदर शर्करा के उसमें आते हैं, और जैम जो हम खाते हैं, और रोटी, दूध आदि, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि कोई भी मात्रा सही, एक लिमिट से ज्यादा हम नहीं ले सकते। अगर इसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी जाएगी तो हमारे शरीर में इसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।